Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on electrodynamics. अपन नेक्स्ट जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर ऑलरेडी गाउस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ चुके थे। अब अपन यहाँ इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद अपन कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन गाउस लॉ। आने वाले जितने भी अब कुछ लेक्चर्स होंगे उसके अंदर अपन गाउस लॉ से बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे गाउस लॉ और इसकी कौन सी फॉर्म डिस्कस करेंगे अपन, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जो अपन प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। गाउस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कैसी सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, तो उसे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस सरफेस के अंदर टोटल एनक्लोज जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा, यानी कि 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। यानी कि क्या क्या कहा मैंने, सबसे पहले सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। फ्लक्स का मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितना हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। यही बात थी, ठीक है। अब अपन इसकी बात करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म की। तो देखो अपन ने जब वेक्टर अलजेब्रा जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पे अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या पढ़ी थी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि जिस वेक्टर फील्ड का आप सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर लिख सकते हो। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इंटू डीटो। डीटो क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, आप डीवी भी लिख सकते हो। मैंने पहले भी बताया था डीटो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वी से अपन पोटेंशियल को जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स वाई। तो ये कैसे लिखा है मैंने, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से लिखा है। किसमें है ये, अपने वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर अलजेब्रा की अलग एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो ये सरफेस इंटीग्रल था और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। तो देखो सिमिलरली टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मान लो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, वॉल्यूम के अबाउट इंटीग्रेट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगा। तो ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, इसको सेकंड लिख लेता हूँ और इसको थर्ड लिख लेता हूँ। तो जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है इसके लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, मतलब आई कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ ई डीटो, ठीक है। ऐसे राइट हैंड साइड को 1/ε एज इट इज और रो इंटू डीटो, ये भी क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो दोनों वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इसको मान लो इस तरफ ले आता हूं मैं, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस ρ/ε0 डीटो इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अब देखो डीटो जो है वो 0 नहीं है, वॉल्यूम एलिमेंट तो है, इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यहाँ से अपना क्या रिजल्ट आ गया कि डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस ρ/ε0 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू ρ/ε0। तो ये क्या है, गाउस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। ये क्या है, गाउस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। और ये क्या है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी है ना, डिफरेंशियल फॉर्म है ये, differential form of Gauss law, and generally this is first equation of Maxwell, ठीक है।
तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू कितना गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया एक तरीके से इंटीग्रल फॉर्म और ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछना कमेंट के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं रेस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जितने भी अपन ने सवाल जो कुलैम लॉ से किए थे, जैसे स्फीयर के लिए किया था, ठीक है, वो सब अपन यहाँ पे भी करेंगे, इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे, प्लेन के लिए। लेकिन कुलैम लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो अगर सिलेंडर है, अगर फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है तो आपको उसको कुलैम लॉ से ही करना पड़ेगा, आप उसमें क्या नहीं लगा सकते, गाउस लॉ नहीं लगा सकते हो। तो कुलैम लॉ पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो अपन एक क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन is given by k r cube r cap, देन ये डेविड जे ग्रिफिथ से अनसॉल्व प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी डेविड जे ग्रिफिथ की वो अपन सब यहाँ सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है वो भी सोल्व करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे के कोई कांस्टेंट है और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द चार्ज डेंसिटी रो, फाइंड द चार्ज डेंसिटी रो, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द total charge contained in a sphere, find the total charge contained in a sphere of radius capital R and centered at origin। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, किसी भी रीजन के अंदर, स्पेस के अंदर आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछी गई है पहले क्वेश्चन के अंदर, और दूसरे अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि आर रेडियस का अगर मैं एक स्फीयर ले लूँ जिसका सेंटर जो है, जो सेंटर जो है स्फीयर का वो कहाँ पे, ओरिजिन पे है, तो उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व तभी हो सकता है जब आप पहला क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, यानी कि टोटल चार्ज अपन कब निकाल सकते हैं, जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते हो, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। हाँ, तुक्के लगाने वाली बात अलग है, क्योंकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो आप तुक्का लगा सकते हो, है ना, वो एक अलग चीज़ है। तुक्का लेकिन सही नहीं लगता है, ध्यान रखना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप देखो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है। ईडी के अंदर हमेशा आप देखो क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। अब दिया क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पूछा क्या गया है, रो। इनसे रिलेटेड कोई रिलेशन याद करो जो आपने पढ़ लिया है, अभी जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भैया डाइवर्जेंस ऑफ ई कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि अगर भैया आपको रो चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करना है किससे, डाइवर्जेंस ऑफ ई से। तो मतलब आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालना है। अब फिजिक्स का काम हो गया यहाँ पे, जो ईडी का जो काम था वो तो सोल्व हो गया। अब मैंने कहा था ईडी के अंदर वेक्टर अलजेब्रा क्या है, टूल का काम करेगा। तो अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता है, वेक्टर अलजेब्रा की क्लासेस नहीं ली हैं, तो प्रॉब्लम है, डाइवर्जेंस निकालना है। अब ये देखो क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है, तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। अब वैसे मैं बता देता हूँ, बार बार अपन ये सब चीज़ें याद नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 a1
H2H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2H3H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3H1H2। ठीक है। अच्छा, H1 H2 H3 क्या होते हैं? स्केल फैक्टर्स होते हैं। U1 U2 U3 क्या एक्सेस हैं। अब जैसे स्फेरिकल में अगर अपन बात करें तो स्फेरिकल के अंदर H1 H2 H3 की वैल्यू, और ये सब कैसे याद करना है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास में। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। H1 कितना होता है? 1 होता है। H2 R होता है। H3 R साइन थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, U1 U2 U3 की जगह R थीटा फाइव, क्योंकि स्फेरिकल में वेरिएबल कौन होंगे? R थीटा एंड फाइव। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज देखो, आप ये जो फील्ड दिया हुआ है, जो फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फील्ड, इसमें सिर्फ आर कैप यानी एक ही कंपोनेंट है। तो क्या मुझे इन दोनों को करने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे भाई, इसमें थीटा की या फाई का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो मतलब A2 A3 क्या है? जीरो है। भाई A1 का मतलब आर का कंपोनेंट AR, A2 का मतलब A थीटा और A3 का मतलब A फाई। तो ये तो सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक टर्म सोल्व करनी है। तो ये लो भाई, डाइवर्जेंस ऑफ E 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर। अच्छा, तो A1 कितना है? ये बेसिकली आर कैप, यही E1 है, पहला कंपोनेंट यही आर के अलाउंग कितना है ये? के आर क्यूब। ठीक है। H2 H3 कितना है? R² साइन थीटा। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में है, तो भैया जो आपका जो साइन थीटा है उसका कुछ होने वाला नहीं है, तो बाहर आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच गया 1/r²। अच्छा, के क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका भी कुछ नहीं होगा। आर क्यूब और R², आर की पावर कितना हो गया? 5 हो गया। आर रेज़ टू द पावर 5 हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ आर रेज़ टू द पावर 4। ऊपर आर की पावर 4 है, नीचे 2 है, इसका मतलब कितना बच जाएगा? 5k r²। कितना बच जाएगा? 5k r²। ये वैल्यू किसकी आ गई? डाइवर्जेंस ऑफ ई की आ गई। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो रो आ जाएगा, इसका मतलब रो कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू 5k r²। अभी जो के है कोई जनरल कांस्टेंट है, इसको वो मत समझ लेना K Q1 Q2/r²। इसलिए जब मैंने कूलॉम लॉ पढ़ाया था तब मैंने अच्छे से बताया था कि आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना। इसीलिए मैं हमेशा जो ये जो K Q1 Q2/r² होता है, ये के कूलॉम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। फिर आगे जब अपन डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो के से अपन किसको डिनोट करेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। वो बेसिकली क्या होता है? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। और यहाँ पे के कोई जनरल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, है ना? तो कंफ्यूज मत हो जाना, कभी इस के को 1/4πε0 लिख के काट पीट दो, ऐसा कुछ नहीं करना है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आ गया रो। तो मतलब आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, पहला तो हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भैया इसको आपने किसी भी रेफरेंस फ्रेम में लिया, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया, ठीक है। और इसने जो एरिया सॉरी वॉल्यूम जो दिया है वो भी एक स्फेरिकली दिया है, स्फीयर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। तो ये बिल्कुल ऐसे है, ये लो, ठीक है। पूरे स्पेस के अंदर रो क्या है? रो की वैल्यू ये है, यानी कि आर के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे दूर जा रहे हो रो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अपने को सिर्फ आर रेडियस तक के स्फीयर में कितना चार्ज कंटेन है उसकी बात करनी है। तो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज क्यू कितना हो जाएगा? रो इंटू डी टो। तो भैया रो कितना है? 5 ε0 के r²। अच्छा, डीटो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीटो की वैल्यू कितनी होती है? r² साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है। अब आप ये वैल्यू कहाँ रख सकते हो? इस इंटीग्रेशन में रख सकते हो, और टोटल एनक्लोज चार्ज आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट इज जस्ट मैथमेटिक्स। तो एक बार ये मिटा देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ।
Q इक्वल्स टू 5K भी बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर एज इट इज, ये डी टो की जगह आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, 5K एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखो, आर स्क्वायर है, ठीक है, और आर स्क्वायर तो आर की पावर 4 हो गया, इंटीग्रेशन करोगे तो आर की पावर 5/5, तो ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 5/5। लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन तो बेसिकली यहाँ पे कितने इंटीग्रेशन है, 3, एक आर के लिए, एक थीटा के लिए और एक फाई के लिए। तो आर के लिए तो कर दिया, बच गया कौन, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 से पाई, और फाई की लिमिट कितनी होती है, 0 से 2 पाई। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा के बिना ईडी नहीं पढ़ पाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो 15-16 लेक्चर हैं, पहले वो खत्म कर लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अपर लिमिट कैपिटल आर आ जाएगा, लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के आर की पावर 5, ठीक है। अच्छा, डी फाई का फाई आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो जाएगा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, कितना होगा, माइनस कोस थीटा। तो मैं माइनस लगाने के बजाय लिमिट को इन्वर्ट कर देता हूँ, पलट देता हूँ, यानी अपर लिमिट 0 बना देता हूँ और लोअर लिमिट पाई बना देता हूँ। तो कोस 0 1 होगा, कोस पाई -1 होगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 and 2 4, तो ये हो गया बेसिकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर 5। ध्यान रखना, ये के वो वाला के नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये क्या आ गया, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज आ गया किसके अंदर, जो आर रेडियस के स्फेयर के अंदर एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे आपके पास रो भी आ चुका था, ये रो रहा और ये क्यू रहा, तो जो है अपनी दोनों प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो चुकी हैं। अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, ये हो गया है। अब अपन आगे जो सबसे फेमस प्रॉब्लम कह सकता हूँ मैं इसको, जनरली ये प्रॉब्लम बताई जाती स्कूल से लेके कॉलेज तक, क्यूब की प्रॉब्लम है ना, कि जब चार्ज क्यूब के सेंटर पे है, जब उसके साइड पे है ना, जब उसके कॉर्नर पे है, तो अपन मोस्ट फेमस प्रॉब्लम को करते हैं अपन। और ऐसा नहीं है कि ये इजी प्रॉब्लम है तो पूछा नहीं गया है, ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, इवन सीएसआर नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो अपन सब डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब का मतलब सारी साइड्स क्या हैं, सेम लेंथ की हैं। अब पहले जैसे ये आ जाता है कि भैया एक चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कैपिटल क्यू है, कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एट सेंटर। और पूछ ले भैया कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से, या हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो पहली चीज कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो, सिमेट्री है, ये जो सेंटर है, सेंटर के अबाउट पूरा जो क्यूब होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो मतलब अपन यहाँ पे गाउस लॉ लगा सकते हैं। तो गाउस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε टाइम्स टोटल एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, क्यू। तो क्या आ गया भैया, टोटल फ्लक्स आ गया। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ ले कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, जो जितने भी इसके फेसेस हैं उससे बताओ, क्यूब के कितने फेस होते हैं, कितने फलक होंगे, कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ होंगे, सारे क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो,
ये लो Q/6ε0। दिस इज द आंसर। सबसे आसान था ये, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की अपन बात करते हैं। और इस बार मान लो मैं इस चार्ज को उठा के कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। कहाँ रखा हुआ है ये? एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस, यानी कि किसी भी एक फेस के सेंटर पे रख दिया मैंने। ठीक है, जैसे टॉप था, टॉप के सेंटर पे रख दिया। अब ये पूछ ले कि भैया टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, और हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये तो आप देखो सॉलिड के अंदर अपन पढ़ते हैं, जब अपन BCC FCC के अंदर ये पता लगाते हैं कि इस एटम का कितना पार्ट इस क्यूबिक सेल के अंदर है। या तो आप उस मेथड से जा सकते हो, या फिर नॉर्मली अपन एक सिमेट्री लगा के दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर मुझे इस सिस्टम के लिए सिमेट्री चाहिए तो सिमेट्री कैसे आ सकती है? ये इसके टॉप के बीच में रखा हुआ है, यानी कि ये बुक ले लेता हूं मैं। ठीक है, अभी क्यूबिक तो नहीं है, ठीक है, मान लो एक बार क्यूबिक है, तो एक टॉप पे यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो सिमेट्री कब आ सकती है भाई? नीचे तो इसका देखो इतना पार्ट है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक और क्यूब रख दूं, है ना, तो सिमेट्री आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दूं तो ये जो चार्ज होगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा, चारों तरफ से सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि इस चार्ज को दोनों क्यूब क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो ये क्यूब कितना शेयर कर रहा है? इसका हाफ पार्ट शेयर कर रहा है। कितना कर रहा है? आधा पार्ट शेयर कर रहा है। और ये आप ऑलरेडी सॉलिड वगैरह में पढ़ भी चुके हो, 12th स्टैंडर्ड में ही आ जाता है। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में जब ये कहाँ रखा हुआ है? फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, जो शेयर्ड पार्ट है चार्ज का, किसके द्वारा? इस क्यूब के द्वारा। कितना हो जाएगा? हाफ, यानी कि Q/2। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस केस में? Q/2ε0। क्यों? क्योंकि भैया इस बार चार्ज टोटल यानी कंप्लीट क्यू इसमें शेयर नहीं हो रहा, आधा ही शेयर हो रहा है, आधा अपर वाले क्यूब में शेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को सिमेट्री बनानी पड़ेगी, तो अपन एक तरीके से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, या कुछ भी मान लो, तो आधा पार्ट ऊपर और आधा नीचे। तो ये टोटल चार्ज हो गया Q/2। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ε0 क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो ये तो हो गया टोटल फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स थ्रू अगर ईच सरफेस पूछ ले, फ्लक्स थ्रू ईच फेस पूछ ले, तो कितना आएगा? अब आप कहोगे टोटल सर Q/2 है, 6 फेसेस हैं, तो 6 से डिवाइड कर दें। तो क्या आपको लगता है इस तरीका सही है? क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है? देन आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? जिस फेस पे रखा हुआ है, जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अरे ये रूम भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब रूम तो पूरा दिखेगा नहीं आपको। मान लो आप एक रूम जहाँ बैठे हो, आप रूम को इमेजिन कर लो, और सामने वाले आपकी जो वॉल है उसके उसके मिड में क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलते हैं आपको पता है, इस तरीके से निकलेंगी, और जो इससे बाहर आएंगी वो इस प्लेन से ऊपर उठ जाएंगी। अरे भाई, जो इस प्लेन के अलावा फील्ड ऑफ लाइंस भी तो होंगी, 3D में होंगी, ये तो मैंने 2D में बनाई है बोर्ड पे, तो वो इस प्लेन से क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कहने का मतलब क्या है? कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, ये डिसाइड करता है कौन? फ्लक्स डिसाइड करता है। फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस क्या डिसाइड करते हैं? फ्लक्स को डिसाइड करती हैं। तो ये जो फील्ड ऑफ लाइंस इस प्लेन के अंदर है, उनके लिए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर लेते हैं, ऐसे लेते हैं, या फिर अंदर की तरफ ले सकते हैं, 90 डिग्री हो गया। मतलब इस चार्ज के लिए फील्ड ऑफ लाइंस 3 है, 3 तरीके की होंगी। या तो इस बोर्ड के प्लेन में होंगी, या इससे बाहर आती हुई होंगी, यानी इस प्लेन से उठी हुई, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही सेम अंदर की तरफ, है ना, लेकिन इस प्लेन से उठी हुई होंगी। तो भैया जो प्लेन में है उनके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में एंगल कितना आ जाता है? 90 डिग्री। तो E डॉट ds कितना हो जाता है? 0। क्लियर है? मतलब जो प्लेन के अंदर फील्ड ऑफ लाइन है वो तो कंट्रीब्यूट फ्लक्स में करेंगी नहीं, और जो बाकी बच गई वो वैसे नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो इस प्लेन से ऊपर उठी हुई है, वो इस प्लेन से ऊपर उठी हुई है, वो इस प्लेन से पास ही नहीं हो रही, वो इस प्लेन से पास ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो गया
कि जिस प्लेन के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है उस प्लेन के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो क्या आ गया यहां से, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस in which charge is placed is 0। तो इस फ्लक्स इस टॉप पे रखा हुआ है, तो जो टॉप का जो फेस है इससे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अब बाकी कितने सरफेस बच गए, 5 बच गए। तो जो रिमेनिंग है, जो बाकी बच गए उनमें से हर एक में से ईच में से कितना जाएगा, 5 पार्ट कर लोगे भाई, टोटल Q/2ε0 है। एक फेस तो हट गया, वो तो कुछ ले ही नहीं रहा है। मान लो आप 6 दोस्त हो, आपके पास कुछ भी पैसे 100 रुपए हैं, एक दोस्त ने मना करते मैं नहीं लूंगा भाई, ठीक है, बाकी बच गए 5 बराबर बांट लोगे। तो सेम यहाँ हो रहा है, टोटल कितना है Q/2ε0, कितने फेस बच गए, 5 बच गए, तो 5 से वो डिवाइड कर दो, कितना आ गया Q/10ε0। तो ध्यान रखना क्यूब से जो क्वेश्चन है वो गेट, जेम, नेट, जेस्ट ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आ चुका है। ये बहुत सिंपल है लेकिन पूछा सभी जगह जा चुका है। तो क्या कहा मैंने कि अगर फेस पे रखा हुआ है तो जिस फेस पे रखा हुआ है उससे फ्लक्स 0 होगा, बाकी जो फेसेस बच गई उनमें से हर एक में से कितना पास होगा, Q/10ε0। कितना पास होगा, Q/10ε0। क्लियर है। तो ये दो केस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस की अपन बात करते हैं, क्या, जब मैं इस चार्ज को कहाँ रख दूं, एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द एज। कहाँ रख दूं, एज के सेंटर, एज का मतलब किनारा। रूम में बैठे हो तो रूम के सामने दीवार, जहाँ पे दो दीवारें मिल रही हैं, जैसे छत और सामने वाली जो दीवार मिल रही है ना, जहाँ पे दो प्लेन मिल रहे हैं उनको एज बोलते हैं अपन, किनारा बोलते हैं, है ना। जैसे ये हो गया, है ना। तो जैसे ये जो प्लेन है और जो टॉप है, ये जो मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, इस एज के लिए मिल रहे हैं, तो मैं इस एज की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर कहाँ रखा हुआ है, किसी भी एक एज के सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्या केस बनेगा उसकी बात अपन करते हैं। तो इसमें भी याद करो, सॉलिड में अगर आपको याद हो तो चार्ज कितना कंट्रीब्यूशन देगा इस क्यूब के लिए, 1/4। और कैसे पता चला, क्योंकि इस बार अपने को 3 और क्यूब बनाने पड़ेंगे सिमेट्री बनाने के लिए। क्या बनाने पड़ेंगे, 3 और क्यूब बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी। ठीक है, अभी देखो भाई, क्यूबिक तो है नहीं लेकिन आप मान लो जैसे इस एज पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसके सामने एक लगाऊंगा ऐसे, है ना, जैसे यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे एक क्यूब आया है, एक क्यूब इसके ऊपर आएगा और एक क्यूब इसके ऊपर आएगा। तो अब देखो कौन सी एज थी, वो जो बिल्कुल बिल्कुल मिड में है, जो बिल्कुल मिड में है, यानी कि ये वाली एज। अब जाके सिमेट्री आएगी, तब जाके क्या आएगी, सिमेट्री आएगी। आप घर पे माचिस के जो मैच बॉक्स है वो लेकर भी देख सकते हो। बाकी ये बहुत छोटी सी चीज़ है ना, स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चों को इस तरीके से समझाया जाता है। यानी कि एक क्यूब यहाँ है तो साइड, ये जो साइड है उसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो एक बगल में रखना पड़ेगा मुझे और 2 क्यूब ऊपर रखने पड़ेंगे, क्या बनाने के लिए, सिमेट्री बनाने के लिए, ठीक है। और वैसे आप समझते ही हो, सॉलिड में पढ़ा हुआ होगा कि ऐसे जब एटम रखा जाता है तो कितना भाग कंट्रीब्यूशन देता है इसको, 1/4। कितना देगा, 1/4। तो भैया इस बार टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/4ε0, क्योंकि चार्ज कितना कंटेन हो रहा है इस क्यूब के लिए, Q/4। चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द एज, ठीक है। तो टोटल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईच फेस से कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो अभी अपन ने बात की थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो इस प्लेन के लिए भी पैरेलल होंगी और इस प्लेन के लिए भी पैरेलल होंगी। मतलब ये जो एज है, ये जो एज है, जिन दो प्लेन से आ रही है ना, ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आ रही होगी, ये 2 प्लेन्स इंटरसेक्शन। तो जिन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आ रहा है उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सामने आपके वॉल है, सामने वाली दीवार इमेजिन करो, दीवार और जो रूफ, यानी कि रूफ है आपकी जो छत है, उसके जो कॉमन पार्ट है, जो किनारा है, उस पर आप चार्ज मान लो।
अब उस जो चार से फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगी या तो वो इनके प्लेन में होंगी या फिर इनसे ऊपर उठी हुई होंगी। ऊपर उठी हुई है, फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी। जो इनके प्लेन में होंगी तो भैया ds वेक्टर के साथ कितना एंगल बना लेंगी 90, तो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल है ds वेक्टर के, तो फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये जिस एज पे रखी हुई है वो एज कहाँ से बनेगा, बेसिकली दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनेगा। तो जिन प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रहा है उन दोनों फेस के लिए कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब पिछली बार क्या हो रहा था, एक फेस कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा था फ्लक्स में, इस बार दो नहीं दे रहे, तो बच कितने गए, 4 बच गए। तो ईच फेस से कितना पास होगा, जो बच गई रिमेनिंग, इन दोनों से तो क्या हो जाएगा, 0। जो बच गई उनसे टोटल कितना है, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और 4 में डिवाइड होगा तो क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, क्यू बाई 16। कब, जब एज पे रखा हुआ है, कब, जब एज पे रखा हुआ है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है वो, जैसे मान लो ये इस तरीके से दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसने कह दिया ए बी सी डी से बताओ, हाँ ए बी सी, ओके ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, ए बी सी और ई, डी मिस हो गया, छोड़ दो, ए बी सी ई से बताओ तो 0। ये भी ध्यान रखना, ये मत याद कर लेना, अब आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप ये भी देखना कि जिस एज पे रखा हुआ है, जिस एज पे रखा हुआ है चार्ज, उसके कॉन्जुगेट जो प्लेन होंगे उनसे तो 0, और जो बच गए उनसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितना, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब लास्ट जो इसमें क्यूब में बचता है वो क्या है, कि मैं कहाँ रख दूँ, कॉर्नर पे रख दूँ। तो अगर आप कॉर्नर पे रख देते हो, आपको पता है कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे सिमेट्री के लिए, 8 बनाने पड़ेंगे टोटल। जैसे कॉर्नर पे है, यहाँ पे है, तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, 4 हो गए, और 4 इसके ऊपर, तो एक में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 8। तो टोटल फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, अगर कहाँ पे रखा हुआ है, कॉर्नर के लिए, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ईच सरफेस से पूछ ले, ईच प्लेन से पूछ ले, तो इस बार 3 प्लेन के लिए 0 होगा। क्यों, जो जो प्लेन इसके कांटेक्ट में है ना, इस कॉर्नर के, उन सबसे 0। टॉप कॉर्नर में जो है, टॉप जो है वो इसके कांटेक्ट में, इस कॉर्नर के, ये वाली वॉल कांटेक्ट में है, और जो पीछे वाली वॉल है वो कांटेक्ट में है। रूम है, रूम में सामने वाली वॉल पे जाओ, कॉर्नर पे जाओ, जैसे आप कॉर्नर पे नजर डालोगे उस कॉर्नर से बेसिकली 3 वॉल कनेक्टेड मिलेंगी आपको, हर एक कॉर्नर से कितनी वॉल, 3 वॉल, है ना। अब 3 वॉल के अंदर मतलब सरफेस, 3 सरफेस कहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वॉल तो 4 ही होते हैं, एक रूफ और एक फ्लोर, अपन बॉटम कह देते हैं। तो आपको 3 प्लेन कनेक्टेड मिलेंगे, तो जो इस कॉर्नर से कनेक्टेड हैं जितने भी प्लेन, उनसे 0, बाकी जो बच गए 3 में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल है क्यू बाई 8, तो हर एक फेस से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि आपको ये जो है प्रॉब्लम अच्छे से समझ में जो है आ गई होगी। नहीं आ गई, नहीं भी आई है तो आप पूछना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में आप पूछ लेना पर्सनली, अपन वहाँ पे बता देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी गाउस लॉ की। आगे अपन कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो अपन ने कुलैम लॉ से की थी, है ना। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं स्फीयर की। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली charged sphere at different location, यानी कि आउटसाइड, एट द सरफेस एंड एट द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तीनों पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं। तो मान लो कि स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाहर, सरफेस पे और अंदर। तो ध्यान रहे अपन किसका यूज करेंगे, अपन अब गाउस लॉ का यूज करेंगे। 12th स्टैंडर्ड की ये प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, कोई डाउट आए तो अपन बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आउटसाइड की, किसकी बात कर रहे हैं, या फिर चलो इनसाइड से स्टार्ट कर देते हैं, अंदर से स्टार्ट कर देते हैं, इनसाइड से बात करते हैं। अंदर कोई भी एक पॉइंट है, तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पूछ लिया आपसे एक पॉइंट है पी। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जिस पॉइंट पे पूछा है उससे पास होने वाला अपन एक गाउसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये लो भैया, ये मैंने एक गाउसियन सरफेस बना दिया, बना दिया, ठीक है।
अब देखो गाउस लॉ क्या कहता है कि भैया ई वेक्टर इनसाइड है तो ई डो इनसाइड लगा लेता हूं मैं सबस्क्रिप्ट में, ds वेक्टर इक्वल टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज विद इन द सरफेस। तो गाउसियन सरफेस कितना एनक्लोज कर रही है उसकी बात अपन करेंगे। तो भैया ये हो गया रो, ये हो गया डी टो, इनसाइड एज इट इज रहने देता हूं मैं, ये ds वेक्टर, ये 1/ε0, ये रो, और डी टो की वैल्यू आपको अच्छे से पता है क्या होती है, r² sin थीटा डी थीटा डी फाई। क्या होती है, r² sin थीटा डी थीटा डी फाई। लिमिट्स आपको सभी की पता है। अब लिमिट्स आप मुझे बताओ कि लिमिट्स क्या होंगी। तो देखो थीटा की लिमिट 0 से पाई, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, और स्मॉल r की लिमिट 0 से यानी कि सेंटर से यहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो स्मॉल r था। क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपको पता है सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री होगी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, मतलब हर एक पॉइंट के लिए अगर स्फेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होंगी, इस तरीके से तो होंगी, ठीक है, इस तरीके से होंगी। और आपको पता है कि ये जो रेडियल लाइन है ये क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल भी बनाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। स्फेयर के लिए क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड जाता है, और आपको पता है जो रेडियल डायरेक्शन है ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो किसी भी सरफेस की डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, उस पर लंब खींच के, उस पर परपेंडिकुलर डाल के। तो भाई परपेंडिकुलर भी ये हो गया, मतलब ई वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट की जगह cos 0 हो जाएगा 1। तो ये हो गया भैया ई इनसाइड। और सिमेट्री है, मतलब इनसाइड हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम रहेगा। इसका मतलब ds एरिया, कितना एरिया आ जाएगा, स्मॉल रेडियस है, स्मॉल r है, तो कितना 4 पाई r²। स्फेयर के रेडियस का फॉर्मूला, स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला ही है ना, 4 पाई r², ठीक है, इक्वल्स टू 1/ε0 रो एज इट इज, r² का r³ होगा, ठीक है, बाई 3। साइन थीटा डी थीटा डी फाई का आपको पता है कितना आ जाता है, 4 पाई, याद कर लो। साइन थीटा डी फाई की वैल्यू कितनी जाती है, 4 पाई, अगर लिमिट थीटा से 0, थीटा की 0 से पाई और फाई की 0 से 2 पाई है। तो करके देख लेना, कई बार करके कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r² से r³ कैंसिल होगा, तो सिंगल r बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आ गया, ई इनसाइड कितना आ गया, रो r/3/0। और ये आप अच्छे से जो है इससे परिचित हो गए ये फॉर्मूले से। तो रो यूनिफॉर्म आपको दिया गया था। अच्छा यूनिफॉर्म नहीं दिया गया होता और कहा गया होता, जैसे पिछला अपन ने जब सवाल किया था तो रो की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई थी, जैसे 5/0 के r²। तो उस केस में देखो यहाँ पे r², तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन में अपने को चीज़ें बदल जाती है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, रो यूनिफॉर्म है। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो r के प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि r के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आउटसाइड की, किसकी बात करते हैं, आउटसाइड की, कि जब अपन बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने पॉइंट P यहाँ ले लिया बाहर, तो इस बार गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाएंगे अपन, ठीक है, ये डिस्टेंस वो स्मॉल r, ठीक है। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन मत कर देना कि ये डिस्टेंस भी स्मॉल r ली थी, ये भी स्मॉल r ली है, नहीं। अरे भाई स्मॉल r इज ए वेरिएबल, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वेरिएबल्स के लिए स्मॉल r यूज करते हैं। तो सेम चीज है फॉर्मूला, ई वेक्टर आउटसाइड के लिए मैं आउटसाइड लिख देता हूँ डॉट ds वेक्टर 1/ε0 रो r² साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। अब मेरा सवाल है कि लिमिट क्या होगी, थीटा की लिमिट 0 से पाई, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, r की लिमिट क्या होगी, गॉसियन सरफेस यहाँ तक है, कहाँ, तो अपन r की लिमिट क्या लगाऊं, मैं स्मॉल r की लिमिट क्या लगाऊं, कमेंट करके बताओ।
ठीक है, मैं चेक करूंगा कितने लोग बता पाते हो स्मॉल आर की लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई, इस पार्ट में क्या आता है, ये टोटल एनक्लोज्ड चार्ज आता है। क्या आता है? टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। अब आप कहोगे कि यहां तक है गॉसियन सरफेस, तो मतलब जीरो से स्मॉल आर ही लगाते। नहीं 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 नहीं, रो कहां तक है, यानी कि रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज कहां तक है, स्फीयर तो यही खत्म हो गया। इसके आगे तो भैया वैक्यूम आ गई, वैक्यूम आ गई। तो चार्ज तो कहां तक फैला हुआ है, चार्ज कहां तक है, इस पॉइंट से लेके सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे चार्ज नहीं है, इस रीजन में चार्ज नहीं है। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, जीरो से सिर्फ कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर के बाहर क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। ये गलती आप कई बार कर जाते हो। अच्छा, इस तरफ ई आउटसाइड एज इट इज cos 0 1 हो जाएगा। ds एरिया कितना आएगा बताओ। अब एरिया में क्या लिखूं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखूं या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखूं, बताओ एरिया। जैसे इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं, इसको सेकंड कह देता हूं, तो आपको ऐसे लिखना है एरिया 1 एरिया 2, कमेंट के अंदर एरिया 1 या एरिया 2। तो ध्यान रखना इसके अंदर एरिया 2 आएगा। ये एरिया किसका है, गॉसियन सरफेस का एरिया है। यहाँ पे ये टोटल चार्ज है, ये नहीं कहता कि चार्ज कहाँ है कैसे है, गॉसियन सरफेस वगैरह कुछ नहीं कहता, ये कहता है टोटल कितना चार्ज है जहां तक आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका ले रहे हो। तो इसके आगे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आप इसकी लिमिट कैपिटल आर ही आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो ये वाला आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल्स टू, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो। अच्छा, आर स्क्वायर का कैपिटल आर क्यूब बाई 3 एंड 2 पाई, तो 2 पाई से ओके ठीक है, 2 पाई इंटू 2 है ना, मतलब बेसिकली 2 पाई किसका आएगा, फाई का, और थीटा का करोगे तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर लिमिट लगाओगे 0 से पाई तो 2 वैल्यूज की आएगी। तो बेसिकली ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा ई इक्वल्स टू, और ये आउटसाइड है रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन आपके पास आ चुके हैं। ई इनसाइड स्फीयर के लिए कितना आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन सही लिखोगे तो रेडियल डायरेक्शन होती है, ऐसे आउटसाइड की बात करोगे तो कैपिटल आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन आपके आ चुके हैं। अगर आप सरफेस की बात करो तो सरफेस का मतलब इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, तो इसे स्मॉल आर को क्या बना दूँ, कैपिटल आर बना दूँ, तो सेम आपके किसके लिए आ जाएगा, सरफेस के लिए आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो मैं ये मिटा देता हूँ और एक ग्राफ बनाता हूँ, कई बार ग्राफ भी पूछ लेता है आपसे। तो अगर आप सरफेस की बात करते हो तो स्मॉल आर को क्या बनाना है, सिर्फ आपको कैपिटल आर बनाना है, चाहे तो आप ये फॉर्मूले से यूज कर लो चाहे उससे कर लो, सेम आंसर आने वाला है। तो रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इससे करोगे तो भी यही आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर आर क्यूब है तो ऊपर एक कैपिटल आर बच जाएगा। ठीक है, तो अंदर तो क्या है, आर के प्रोपोर्शनल है, और बाहर क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मतलब 0 पे 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आर हो गया, उसके बाद बढ़ता जाएगा कहाँ तक, सरफेस तक, कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर। उसके बाद यहाँ तक तो इन्वर्सली लीनियरली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होने लग जाएगा। और कैसे कम होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल है क्या, आर। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, कितना होगा, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का कर्व आ गया किसके लिए, एक सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड कितना होगा, ठीक है, सरफेस पे कितना होगा, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो सिंपल से क्वेश्चन थे आज अपन ने जो किए हैं, कोई डाउट हो तो आप बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।